मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम कश्मीरी शेर नामक पाठ के बारे में चर्चा किए थे। उसका प्रश्नोत्तर तथा सभी अंश पर हम नजर डाले थे। आज हम सुप्रसिद्ध लेखिका कहने वाले महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर संस्मरण कहलाते हैं, साथ ही साथ रेखा चित्र भी है। रेखा चित्र के रूप में सुप्रसिद्ध गिल्लू नामक पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पाठ का नाम गिल्लू है। गिल्लू महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा गिल्लू एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र नाम लिए तो आपको आश्चर्य होगा, आखिर ये क्या है। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। स्केच रेखा चित्र का रूपांतर शब्द है। यह एक गिल्लू रेखा चित्र है। रेखा चित्र के माध्यम क्या है, जैसे देखें तो गिल्लू नामक पाठ को लेखिका किस तरह भावनाओं से भरी हुई है तथा लेखिका एक रेखा खींचने से जिस तरह एक आकार बनते हैं, उसी तरह गिल्लू की जीवन यात्रा को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण किए हैं। अद्भुत लेखिका है, सुप्रसिद्ध कवयित्री है, बहुत नाम कमाए हुए लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीराबाई कहते हैं। आधुनिक मीराबाई कहने वाले महादेवी वर्मा जी के लेखिक परिचय यानी कवयित्री परिचय, इसके बारे में हम पहले देखेंगे। उसके बाद में हम इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, याद रहना, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको एक बात कहा था। यह पाठ भावनाओं से भरी है तथा लोगों को प्राणी दया तथा स्नेह भाव के बारे में कहने की कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ में एक है। 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो 3 मार्क का प्रश्न जरूर पूछते हैं। इसका हर एक बड़ा क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे तो वह किस तरह गिल्लू लेखिका को चौंकाती थी, ध्यान आकर्षित करने के लिए कहां कहां चिप जाता था, गिलहरी का यानी गिल्लू का अंतिम दिन कैसा रहा, लेखिका गिल्लू को किस तरह बचाए, इन सभी विचारों के बारे में हमें ध्यान देना है। यह महत्वपूर्ण अंशों में एक है जो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का एक महत्वपूर्ण अंशों में एक है, यह है महादेवी वर्मा जी के लेखिका परिचय देखेंगे। लेखक का स्त्रीलिंग रूप है, आपको याद रहना है। लेखक स्त्रीलिंग रूप है, लेखिका।
इका प्रत्यय जोड़ना है। आपको याद रहना है, यहां वचन लिंग बदलाव में पूछ सकते हैं, अन्य लिंग रूप में पूछ सकते हैं। वैसे ही कवि याद रहना है, यहां लिखते वक्त कवयित्री, अतः कवयित्री यिकार छोटा करना है, त्रिका बड़ा करना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवि का अन्य लिंग रूप तथा लेखक का अन्य लिंग रूप जरूर होते हैं। प्लीज बच्चों, इस पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। लेखिका परिचय देखेंगे। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। उनकी प्रमुख रचना है यामा, सांध्य गीता, दीपशिखा, नीरजा, निहारा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि। महादेवी वर्मा जी को सक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। आपको याद रहना है, यह संख्या सभी 1987 को हिंदी में क्या कहते हैं? 1987 और 1907 1907 24 इस तरह अक्षरों के, शब्दों के, नंबरों के बारे में भी, संख्या के बारे में भी आपको हिंदी में लिखना आना है। यह सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा जी की कवि परिचय थोड़ा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर का कवयित्री है। महादेवी वर्मा केवल भारत के लिए ही सीमित है, केवल फर्रुखाबाद के लिए ही सीमित है, केवल प्रयाग के लिए ही सीमित ऐसा कवयित्री नहीं है। यह तो विश्व स्तर के कवयित्री है। भारत के बहुत सारे कवयित्रियों में लिए तो वे महादेवी वर्मा बहुत ऊंचाई के स्थान चुनते हैं। उतना नाम कमाए हुए कवयित्री है, अद्भुत कवयित्री है। जो कुछ भी उन्होंने लिखे हैं ना, उसका बहुत नाम अपनाए हुए कवयित्री है। महादेवी वर्मा विश्व स्तर की कवयित्री है। मैंने कहा था कवयित्री यहाँ स्त्रीलिंग रूप है कवि का। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक मीरा, मीराबाई की रचना रीति काल में, हिंदी के रीति काल में सर्वश्रेष्ठ कवयित्री में एक है मीराबाई। मीराबाई के बारे में आप शायद जानते हैं। वह कृष्ण के भक्ति प्रेमी तथा अपना सर्वस्व माने हुए स्त्री थी मीराबाई। वैसे नाम कमाने वाले स्त्रियों में एक है हमारे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाएं इस तरह प्रसिद्ध है, उनकी रचनाओं में एक ऐसा स्वाद मिलते थे जिस तरह हम मीराबाई की रचनाओं में देख सकते थे।
मीराबाई की रचनाओं में भी वैसे ही जो स्वाद हमें देखने मिलते थे, यहाँ हम महादेवी वर्मा जी के रचनाओं में भी देख सकते हैं। उनका जन्म 24 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। फर्रुखाबाद नामक स्थान पर इनके जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। गोविंद प्रसाद वर्मा, गोविंद प्रसाद तथा हेमा रानी के सुपुत्री के रूप में यह जन्म ले महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को उन्होंने अत्यंत प्यार से, बहुत अच्छी देखभाल से उन्होंने पाला पोसा और उनको जो शिक्षण चाहिए और एजुकेशन चाहिए वह सभी उन्होंने देने में सक्षम रहे। उर्दू, संस्कृत तो वह ग से ही सीखते आए थे, मातृभाषा की तरह सीखते आए थे। वैसे घर में भी वैसे ही वातावरण था। माता हेमरानी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए प्रौद्योगिकी की। महादेवी वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखिका है। उनकी एमए की उपाधि संस्कृत में हुआ। महिला विद्यापीठ के प्रधान अध्यापिका रहा। महिला विद्यापीठ प्रयाग के। इनकी जन्म भी प्रयाग के नजदीक हुआ और फर्रुखाबाद में, प्रयाग के फर्रुखाबाद में उनका एजुकेशन सभी प्रयाग में ही हुआ और प्रधान अध्यापिका का भूमिका भी प्रयाग में ही उन्होंने संभाला। महादेवी वर्मा जी का गद्य तथा पद्य दोनों की रचना की है। उनकी प्रमुख रचना है यामा, सांख्य गीता, दीपशिखा, नीरज, निहारा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है, पद की साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि। महादेवी वर्मा जी को सक्सेरिय परिवार पुरस्कार मिला है, मंगल प्रसाद पदक मिला है, द्विवेदी पदक भी आदि पुरस्कार से सम्मानित है। इनकी यामा कृति के लिए इनको 1982 में यानी 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, कृतियों के लिए देने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में एक है। भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में जो रचना करते हैं ना, जो कविगण, लेखकगण, इन सबको देने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वह पुरस्कार भी इन्होंने इनके यामा कृति के लिए मिला है। इनकी देहांत 1987 यानी 1987 में हुआ। छोटा सा कविकृति देखिए, कवियत्री का नाम है जन्म, जन्मस्थान फर्रुखाबाद, माता हेमरानी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। रचनाएं यामा, सर्वश्रेष्ठ कृति है। यामा कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा, सांख्य गीता, नीरज, ये सभी है। और इनकी मृत्यु 1987 में हुआ। यामा कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1985 में हुआ, याद रखना है आपको। यस, इतना देखने के बाद में हमें यह भी देखना है आखिर लेखिका को गिल्लू पाठ लिखने में किसने प्रेरित किया। लेखिका को गिल्लू पाठ लिखने में एक गिलहरी ने
प्रेरित किया। एक रेखा चित्र है, मैंने कहा था, स्केच कहा था। गिल्लू लेखिका को अत्यंत प्रभावित किए हुए एक छोटा सा नन्हा सा जीव है। गिल्लू से इतना प्रभावित हुए वह अपने जिंदगी में गिल्लू जैसे जानवर को जितना अधिकार दिया था वह अधिकार किसी को भी नहीं दिए। बच्चों, हम सभी घर में कुछ न कुछ पालते हैं, कुछ न कुछ कोई न कोई प्राणी को अपने गहरे संबंध से भी ज्यादा संबंध उनसे रखते हैं। इतना क्लोज मोमेंट, इतना जो नजदीकापन हम उनसे रखते हैं कि वो भी वहां निभाने में तत्पर रहे। बच्चों, ज्यादा से ज्यादा घर में बिल्लियों को पालते हैं। बिल्ली सबके दिल जीते हुए एक पालतू जानवर है। उसको छोड़े तो हम कुत्ता को भी पालते हैं। कुत्ता भी वैसे ही प्राणी है जो सबका नजदीकापन अपनाए हैं। और इनके अलावा गाय, पशु पक्षियां, मुर्गे, ये सभी पालते हैं। लेकिन लेखिका ने इन सभी जानवरों को पाले थे। शायद वह मोर के बारे में भी लिखे हैं, कुत्ते के बारे में भी लिखे हैं, गाय के बारे में भी लिखे हैं, इन सभी के बारे में लिखे हैं। लेकिन गिल्लू जैसा प्रभावित किया हुआ जानवर दूसरा नहीं है। गिल्लू यानी गिलहरी स्पैरो कहते हैं, अड़िलो कहते हैं। गिल्लू इतना प्रभावित किया, इस पाठ में हम वह भी देख सकते हैं। एक प्राणी दया लेखिका किस तरह वह गिल्लू की उपचार की, किस तरह गिल्लू ने इसको आकर्षित करने के लिए कोशिश की, किस तरह लेखिका के ताली में जाकर खाना खाने की उम्मीद रखी। एक अत्यंत हृदय स्पर्शी समय है जब गिल्लू की अंतिम दिन आते हैं। इन सभी विचार हम इस पाठ में देखने वाले हैं। बच्चों, अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। देखेंगे हम आज की यह पाठ गिल्लू। पाठ का आशय देखिए। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया का सीख मिलते हैं। हमें स्नेह भाव, सबसे स्नेह निभाना, सबसे मिलजुल कर रहना, प्राणी दया। आजकल के जमाने में सभी जानवरों, जीव जंतुओं को मारने की चेष्टा करते हैं। यह नहीं करना है। उनसे प्रेम किए तो बदले में वह भी आपसे प्रेम का बर्ताव करते हैं। पशु पक्षियों का स्वभाव तथा उनकी जीवन शैली तथा साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा का प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। जिस तरह महादेवी वर्मा इन प्राणियों पर प्रेम निभाया, यहां हम इस पाठ में देख सकते हैं। बच्चों, एक और विचार है, आपके जीवन में आपने महादेवी वर्मा जैसा प्रेम भाव निभाए हैं, इसके बारे में भी सोचना है। आप देखेंगे हम इस पाठ में क्या कहते हैं। अचानक एक दिन लेखिका यहां एक दिन बीता हुआ समय को रिमेंबर कर संस्मरण कर लिखा हुआ यह पाठ है। वह गमले सोंजू लता के नीचे बैठे खड़ी है, उसको याद आते हैं गिल्लू नामक जानवर के बारे में, उनके बारे में वह कहते हैं। एक दिन अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बराबर में आकर मैंने देखा तो दो कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ जैसा खेल रहे हैं। यह काकपसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, एक साथ अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अचानक एक दिन सवेरे सुबह उठे में बरामदे में, आंगन में, नहीं तो मने या वरगड़े आकर मैंने देखा कि
दो ಕವೆ ಯಾನೆ ಕಾಗೆಗಳು, ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು गमले यानी एक फ्लावर पॉट रखते हैं ना, वाह पॉट है ना, पॉट चारों तरफ, मतलब दोनों और एक फ्लावर पॉट के इस तरफ पर दो कवे चुवर चोंचों से, अपने चोंचों से ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಚುವರ್ ಈ ಕಿಟ್ಟಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮುಟ್ಟಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಹ ಕಾಕಮಸುಂಡಿ भी ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ है, ಈ ಕಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ, ಕಾಕಮಸುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक या विचित्र पक्षी है, एक साथ समान आधारित एक साथ अनाधारित, उसको सम्मान भी देते हैं, अनाधारित भी करते हैं, एक तरह से उसको बहुत बड़ा सम्मान देते हैं, उसको आराधना करते हैं, एक तरफ उसको अवमानित करते हैं. किस तरह हम उसका सम्मान करते हैं, किस तरह हम उसका अवमान करते हैं, और काकमसुंडी इसका उल्लेख क्या है, इन सभी विचारों के बारे में आने वाले कक्षा में देखने वाले हैं. और साथ ही साथ गिल्लू किस तरह जीवन निभाया और किस तरह गिल्लू की पालन पोषण लेखिका ने की, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं. धन्यवाद.